अखबार में आपकी खबर आती नहीं है, किसी सभागार को बुक करके आप करते नहीं। ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट हो रही है, बीएसपी करवा ले, किसने रोका है? दिल्ली में प्रोफेसर्स को बुला के सेमिनार करवा ले, किसने रोका है? किसने रोका आपको? इंटेलेक्चुअल्स को बुलाइए, थिंक टैंक्स को बुलाइए और कंटेंट चर्न आउट कीजिए, कंटेंट निकालिए। जब कंटेंट नहीं निकलेगा तो विमर्श कहाँ से आएगा? तो आपकी बात कहने वाले आप ही 4-5 लोग हैं जो कार्यालय में बैठे हुए हैं। अब आप सोचें कि भाई जनता वोट दे देगी तो हम सत्ता में आ जाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, तो जनता वोट देगी कैसे? दिल्ली में जंतर मंतर है, जंतर मंतर का मुंह देखे हुए दिल्ली प्रदेश बसपा को कितना टाइम हो गया। आंदोलन आप नहीं कर सकते, धरने आप नहीं कर सकते, ज्ञापन आप नहीं दे के आ सकते और जनता की लड़ाई आप लड़ नहीं सकते। अब एमसीडी का चुनाव हुआ था, उसमें गली मोहल्ले, सड़क खरंजा, नाली सफाई ये सब थे ना, तो ये समस्याएं तो दिल्लियों की दर्जनों विधानसभाओं में है। मनवाइए, नहीं माना जाए तो मनवाइए, शोर मचाइए, आप कुछ ऐसा करिए कि मीडिया में आए। अब देखो बीएसपी दिल्ली प्रदेश का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आप आई थी, आपने पहले भी इंटरव्यूज वगैरह लोग किए थे, आपने देखा आपको कैसे जवाब मिले, रटे रटाए टू द पॉइंट जवाब मिले। ठीक है, बसपा की अपनी कमी है। देखो इस टाइम पे अगर आप कहो कि ऐसी दलितों की, अम्बेडकरवादियों की कोई एकमात्र पार्टी देश के अंदर हो जो मजबूत हो सशक्त, वो कौन है? वो बसपा ही है निसंदेह। इसके अलावा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। ठीक है, और समाजवाद जो है, समाजवादी पार्टी है, उसके अंदर तो जाति के खिलाफ लड़ाई का कोई अंश ही नहीं है ना। देखो इसका एक ही उपाय है जो अल्टीमेट सोल्यूशन है, जो हमने करके भी देखा हुआ है और हमको पता है कि उसमें रुक जाते हैं अत्याचार, क्योंकि आप जब हुक्मरान बन जाते हो ना, सत्ता आपको हाथ में लेनी है। आदित्यों का जो नेतृत्व है किसी को पसंद नहीं है। जिन लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, जिन लोगों को अच्छे जूते पहनने में मार दिया जा रहा है, जितेंद्र मेघवाल की तो मूंछ अच्छी थी ना, और वो सरकारी नौकरी में भी था, मार दिया। एक बार बहुत सी पार्टियों को लताड़ना पड़ता है तो पार्टियों के समर्थक नाराज हो जाते हैं, पार्टियों के नेता नाराज हो जाते हैं। अब राजस्थान में कोई घटना होगी तो कांग्रेस सरकार से तो सवाल पूछेंगे ही ना, यूपी में होगी बीजेपी से पूछेंगे, दिल्ली में होगी आम आदमी पार्टी से पूछेंगे। चुनौतियां आर्थिक ही हैं, चुनौती ट्रैवलिंग की है, लॉजिस्टिक्स हैं, और सब चीज़ के पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है। नहीं तो आप फ्लाइट लेके देश में कहीं भी जा सकते हैं आज की तारीख में, तो आप उतना ही काम कर पाते हैं जितना आपका बजट आपको अलाउ करता है। साथ जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रोफेसर रतनलाल इनके घर पर। जैसे कि आपको पता है कि बहुजन यूट्यूबर मीट चल रहा है और तमाम बहुजन मीडिया से संबंधित लोग इस एक छत के नीचे जमा हुए हैं, और ऐसे में हमारे साथ आज इसी कार्यक्रम में, इसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे दलित न्यूज़ नेटवर्क के डीएनएन हिंदी के पत्रकार और कर्ता धर्ता कह सकते हैं, वैभव कुमार हमारे साथ है। और आज उनसे हम खासी बातचीत करेंगे अलग अलग विषयों को। बहुजन राजनीति पर काफ़ी अच्छे विश्लेषक हैं, चिंतक है बहुजन राजनीति के, और आंदोलन को लेकर लगातार जो है वो अपनी भूमिका अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। थैंक यू, जय भीम, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये कॉन्फ्रेंस हुआ है और तमाम मीडिया के लोग अपने आप को जो बहुजन मीडिया कहते हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं, इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ज़रूरी है। देखो एक यूट्यूब का फ़ैन फेस्ट होता है ना, तो यूट्यूब के फ़ैन फेस्ट में चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाएँ, इस कैटेगरी के लोगों को कभी नहीं बुलाया जाएगा। आपको पता ही है, क्योंकि ये उनकी जनरल कंज़म्पशन का कंटेंट नहीं है। यूट्यूब का फ़ैन फेस्ट होता है, उसमें सब ब्लॉगर्स भी आएँगे, टेक्निकल्स भी आएँगे, ऑटो रिव्यू करने वाले भी आएँगे, फ़ैशन वाले भी आएँगे। लेकिन ये जो बहुजन पत्रकारिता जो कर रहे हैं, इन यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए हमारे पास अपने प्लेटफ़ॉर्म है। तो आज ये यूट्यूबर्स मीट हुआ है जिसमें सारे यूट्यूबर्स जुड़ के एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जातिवाद, छुआछूत और इस तरह के अत्याचार उत्पीड़न से कैसे लड़ा जाए। सर अब दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप डीएनएन से हैं और आपने इसकी शुरुआत भी की होंगी, तो किसी उद्देश्य से या फिर इसकी नींव रखने के पीछे कोई कारण रहा होगा? क्या आप पहले से किसी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से बिलॉन्ग करते थे? कैसे आपने इसकी शुरुआत की और क्यों की सर? नहीं, मैं मीडिया से बिलॉन्ग नहीं करता, लेकिन मेरा वास्ता ज़रूर है। मैं 2007 में ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद एलआईसी में एक पद होता है विकास अधिकारी का, डेवलपमेंट ऑफिसर्स का, जो लोग जाते होंगे ब्रांचेस में उनको पता होगा। की पोजीशन होती है बहुत ज़्यादा, सारे एजेंट्स की भर्ती करना, उनको ट्रेन करना, वो उसी का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है। और मैं उसी पद पे था, 9 साल मैंने सर्विस की, फिर मैंने सरकारी सर्विस से रिज़ाइन कर दिया। पेंशनेबल जॉब थी हालाँकि वो, तो मैं रिज़ाइन इसलिए कर दिया कि एक तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट रूल से बंधे हुए हो, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें बहुत क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल वर्क आप नहीं कर सकते, वो फाइनेंशियल वर्क है ज़्यादातर उसके अंदर। तो मैंने सोचा कि समाज को कंट्रीब्यूट करना है, पे बैक टू सोसाइटी करना है, ऐसा काम जिसमें हम भी सर्वाइव कर सकें, जी सकें, और समाज के लिए हम काम कर सकें। इसलिए मैंने चैनल एस्टैब्लिश किया और मैं आकाशवाणी में काम कर चुका हूँ। आकाशवाणी में मैं हिंदी न्यूज़ रीडर के रूप में काम कर चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल वहाँ काम होता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं, बड़े-बड़े जो वहाँ के न्यूज़ एंकर होते हैं, उनके अलावा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी लोग काम करते हैं, जो हिंदी न्यूज़ रूम में खबर पढ़ते हैं, खबर बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैंने वो 2 साल किया हिंदी न्यूज़ रूम में।
बहुजन मीडिया के तौर पर आप कैसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा? क्योंकि काफ़ी साल पहले आपका चैनल यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ और अभी हम लोग तो न्यू कमर्स हैं। तो हमें तो ये चुनौतियाँ नहीं समझ आ रही है, जब तक हम काम करेंगे, जितना करेंगे उसके बाद तो आपको कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? नहीं, चुनौतियाँ सबसे पहले तो मैनेजमेंट की हैं, रिसोर्सेज़ की बहुत बड़ी चुनौती है कि आप चैनल को कितना बड़ा बना सकते हैं, ये तो रिसोर्स पे डिपेंड करता है ना। आप कितने बड़े ऑफिसेज़ किराए पे ले सकते हैं, आपके पास कितने महँगे कैमरे हैं, कितने स्टाफ को आप सैलरी दे सकते हैं, उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कितनी बड़ी आपकी एडिटिंग टीम हो सकती है। तो जो लोग बड़े इन्वेस्टमेंट कर पाए हैं या तो ग्रो कर गए हैं फाइनेंशियली, वो फिर ज़्यादा बड़ा कर पा रहे हैं। लेकिन चुनौतियाँ आर्थिक ही हैं, चुनौती ट्रैवलिंग की है, लॉजिस्टिक्स हैं और सब चीज़ के पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है। नहीं तो आप फ्लाइट लेके देश में कहीं भी जा सकते हैं आज की तारीख में। तो आप उतना ही काम कर पाते हैं जितना आपका बजट आपको अलाउ करता है। तो हम चुनौतियाँ आर्थिक ही हैं, चुनौती ट्रैवलिंग की है, लॉजिस्टिक्स हैं और सब चीज़ के पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है। नहीं तो आप फ्लाइट लेके देश में कहीं भी जा सकते हैं आज की तारीख में। तो आप उतना ही काम कर पाते हैं जितना आपका बजट आपको अलाउ करता है। तो हम उसी में कोशिश करते हैं क्वालिटी कंटेंट बनाएँ। ये तो जैसे साधन संसाधन की बात हुई, लेकिन हम जैसे आप काम कर रहे हैं और लगातार आप बहुजन समाज की बात करते हैं, चाहे फिर बहुजन राजनीति हो, बहुजन आंदोलन हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, तो ऐसे में एक सिस्टम का भी जो दबाव होता है, वो प्रेशर होता है, तो उस प्रकार की भी कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा। देखिए, ऐसा होता है कि सिस्टम का तो दबाव होता ही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएँगे, आपके ऊपर वॉच रखी जाती है। हर कोई आपके ऊपर वॉच रखता है और कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ-बैठ रहे हैं, इस सब के ऊपर ध्यान रखा जाता है। साथ-साथ दिक्कत ये भी है कि हमारे रिलेशन जो होते हैं ना, उसी हिसाब से खराब हो जाते हैं कई बार। हम सामाजिक मुद्दों पे मुखर होके बात करेंगे, तो बहुत से लोग हमसे संपर्क नहीं रखना चाहेंगे, नाराज़ हो जाएँगे। बहुत से लोग हैं। कई बार बहुत सी पार्टियों को लताड़ना पड़ता है, तो पार्टियों के समर्थक नाराज़ हो जाते हैं, पार्टियों के नेता नाराज़ हो जाते हैं। अब राजस्थान में कोई घटना होगी तो कांग्रेस सरकार से तो सवाल पूछेंगे ही ना। यूपी में होगी बीजेपी से पूछेंगे, दिल्ली में होगी आम आदमी पार्टी से पूछेंगे, ठीक है? तो आप सवाल पूछोगे, नेता नाराज़, समर्थक नाराज़, तो आपका दायरा कई बार लगता है कि यार लोग बच रहे हैं आपसे कई बार, है ना? और एक पत्रकार के लिए एक तरह से अगर आपसे नेता बच रहा है, तो मतलब आप ठीक-ठाक पत्रकारिता कर रहे हैं आप। आलोचना भी होनी चाहिए पत्रकार की। अच्छा सर आप बहुजन आंदोलन पर बात करते हैं, बहुजन राजनीति पर बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि 50% बहुजन समाज का पॉलिटिकली जो अस्तित्व है, वो नहीं नज़र आ रहा। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि लगातार आप इस पर विश्लेषण करते हैं या फिर चिंतन भी आप करते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, साहब कांशी राम का 85% का जो पूरी अवधारणा है, वो कभी एक्चुअल में 85% तो पहुँची नहीं, लेकिन उसी आधार पे उसको मिला-जुला के सरकारें ज़रूर बनी हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, आपको पता होगा। उस सरकार के बनने के बाद से ही आपको अगर नज़र आए तो देश में जो मनुवादी व्यवस्था है, उसने उसको तोड़ने के लिए देखिए, दलितों का जो नेतृत्व है किसी को पसंद नहीं है। जिन लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, जिन लोगों को अच्छे जूते पहनने में मार दिया जा रहा है, जितेंद्र मेघवाल की तो मूंछ अच्छी थी ना और वो सरकारी नौकरी में भी था, मार दिया। ऐसे दर्जनों घटनाएं, तो ऐसे लोगों को सत्ता पे बैठने का किसको मंजूर होगा? बहन मायावती एक आम परिवार से निकली हुई, तो किसको मंजूर होगा कि बहन मायावती ऐसी व्यक्ति जो हैं, एक आम साधारण व्यक्ति जिस जहाँ से निकल के आई हैं वो, उनको मुख्यमंत्री बनते देखना किसको गवारा होगा? और फिर दूसरी बात ये है कि जब जुल्म जाति अत्याचार नहीं होंगे और ये जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, ये ध्वस्त होती चली जाएगी। तो जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं, वो तो फिर उनको लगेगा कि यार हमारी चौधराहट तो खत्म हो गई है। तो ये जो सामंती व्यवस्था है, इसको बनाए रखने की जो लाभ है, वो उन्हीं लोगों को है जो ऊपर बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा। सर ऐसे में कोई उपाय जो है मतलब एक चिंतक के तौर पर मैं जानना चाहूँगी कि आज की तारीख में वही चीज़ें जो है आज वर्ण व्यवस्था जो है बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं और खुलेआम जो है वो परमिशन दे रही कि जाओ आप एट्रोसिटीज़ करो, जाओ आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पीटो मारो और उसके लिए सेफगार्ड भी बनाया जाता है प्रशासन के माध्यम से। तो हाँ, लेकिन उसको भी कमज़ोर किया जाता है। तो इनको लेकर क्या क्या लगता है आपको कि अब इस व्यवस्था में जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, उस लोकतंत्र में भी कहीं न कहीं जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन दिक्कतों को कैसे देखते हैं आप? देखो, इसका एक ही उपाय है जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो हमने करके भी देखा हुआ है और हमको पता है कि उसमें रुक जाते हैं अत्याचार। क्योंकि आप जब हुक्मरान बन जाते हो ना, सत्ता आपको हाथ में लेनी है। आज जो बहुत सारे मूवमेंट चल रही है ना देश के अंदर, वो आपकी सत्ता के आंदोलन को डाइल्यूट करने और कमज़ोर करने के लिए चल रही हैं। ठीक है, बसपा की अपनी कमी है। देखो, इस टाइम पे अगर आप कहो कि ऐसी दलितों की, अम्बेडकरवादियों की कोई एकमात्र पार्टी देश के अंदर हो, जो मजबूत हो, सशक्त हो, वो कौन है वो? वो बसपा ही है निसंदेह। इसके अलावा आपको ढूँढने से नहीं मिलेगी। ठीक है? और समाजवाद जो है, समाजवादी पार्टी है, उसके अंदर तो जाति के खिलाफ लड़ाई का कोई अंश ही नहीं है ना। समाजवादी व्यवस्था जो है,
वो उसके अंदर कहाँ है कि चार वर्ण की व्यवस्था के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई करना है। ये तो पूरी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर है ही नहीं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, बाबा साहब ने बहुत क्लियरली बताया है कि सोशलिज्म जो है ना, वो सिर्फ पावर ट्रांसफर का ही खेल है कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो। हमारी लड़ाई तो ये है कि जो इनइक्वालिटी है, जो चार वर्ण की व्यवस्था है, इसको ध्वस्त करना है। तो ये समाजवादियों का उद्देश्य और ध्येय है ही नहीं, है ही नहीं। और जो दलित समाज है उसको कोई तो पता छुआछूत क्या होती है, पिछड़े वर्ग को भी नहीं पता छुआछूत क्या होती है। भाई ओबीसी की कौन सी ऐसी जाति है जिसको खतरनाक किस्म की रोजमर्रा की छुआछूत झेलनी पड़ती हो। मेरी जाति तो गाली है, मेरी जाति गाली है, मेरी जाति की जैसी बहुत सारी जातियां गाली हैं। तो आप समझिए कि इसका साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल और सोशियोलॉजिकल इसके इम्पैक्ट हैं जिसको हम झेल के यहाँ तक पहुंचे हैं आज तक। जैसे आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को आप देखते हैं कि एक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में कि वही एक पार्टी है देश के अंदर। लेकिन लोग पर्याय के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। अभी समाजवादी तो खैर क्षेत्रीय पार्टी हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को देख रहा है और मीडिया भी ये एजेंडा सेट कर रहा है कि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। मतलब विपक्ष के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। भले ही जिस राहुल गांधी को मीडिया दिखाना नहीं चाहती, लेकिन आज उन्हें उन्हें भी प्रोजेक्ट करते रहते हैं। वही अभी अरविंद केजरीवाल को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि एक ही राज्य की मंत्री हैं, उनको भी प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस ताकत के साथ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बार नहीं 4 बार, लेकिन उसे विपक्ष नहीं माना जाता है। इन 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 चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? तो मनवाइए, नहीं माना जाए तो मनवाइए, शोर मचाइए, आप कुछ ऐसा करिए कि मीडिया में आए। अब देखो, बीएसपी दिल्ली प्रदेश का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आप आई थे, आपने पहले भी इंटरव्यूज वगैरह लोग किए थे, आपने देखा आपको कैसे जवाब मिले, रटे रटाए टू द पॉइंट जवाब मिले। और दिल्ली प्रदेश में बीएसपी जो है उसको आप ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ चुनाव लड़ने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर है, जंतर मंतर का मुंह देखे हुए दिल्ली प्रदेश बसपा को कितना टाइम हो गया। आंदोलन आप नहीं कर सकते, धरने आप नहीं कर सकते, ज्ञापन आप नहीं दे के आ सकते, और जनता की लड़ाई आप लड़ नहीं सकते। अब एमसीडी का चुनाव हुआ था, उसमें गली मोहल्ले, सड़क खरंजा, नाली सफाई, ये सब थे ना। तो ये समस्या तो दिल्लियों के दर्जनों विधानसभाओं में है ना। तो उस पर लड़ाई लड़ नहीं सकते। अखबार में आपकी खबर आती नहीं है, किसी सभागार को बुक करके आप करते नहीं। ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट हो रही है, बीएसपी करवा ले, किसने रोका है? दिल्ली में प्रोफेसर्स को बुला के सेमिनार करवा ले, किसने रोका है? किसने रोका आपको? इंटेलेक्चुअल्स को बुलाइए, थिंक टैंक्स को बुलाइए और कंटेंट चर्न आउट कीजिए, कंटेंट निकालिए। जब कंटेंट नहीं निकलेगा तो विमर्श कहाँ से आएगा? तो आपकी बात कहने वाले आप ही 4-5 लोग हैं जो कार्यालय में बैठे हुए हैं। अब आप सोचें कि भाई जनता वोट दे देगी तो हम सत्ता में आ जाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, तो जनता वोट देगी कैसे? देखो, पब्लिक जो होता है उसका नेचर बहुत डिफरेंट है। पब्लिक तो बेनिफिशियरी है और आम दलित भी बेनिफिशियरी है। आम दलित को भी केजरीवाल कह रहा है कि स्कूल हमने अच्छे कर दिए तो उन्होंने मान लिया। क्या आपने काउंटर किया उसको? उसका काउंटर यह है कि स्कूलों में एनरोलमेंट नहीं हो रखा, एनरोलमेंट पहले के मुकाबले कम हुआ है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात नहीं करी जा रही। दिल्ली के 1100 में से 850 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या मैं ही बोलता रहूंगा? पार्टी आप चला रहे हो, संसाधन आपके पास हैं, 700 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में है, आप करना नहीं चाहते और आपको फ्री में वोट मिल जाएंगी। आप नुकसान कर रहे हैं इस समय समाज का। कांशीराम साहब की जो मेहनत है, जो कांशीराम साहब ने कमाया पूरी जिंदगी में 60 वर्षों में, अगर इसको आप बचा नहीं पाए ना एक नेता के रूप में और नेताओं के रूप में आप बचा नहीं पाए तो आप गुनहगार कहलाएंगे। तो बहुत मुखर होकर जो है वो आप हमेशा उनसे सवाल करते हैं, तो आपको एक आलोचक के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि जब हमने बातचीत करने से ही समझ आता है कि वो उनको लगता है कि वैभव कुमार जो है वो एक आलोचक है। हालांकि जो आलोचक है वो बहुत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर, बहुजन मीडिया कहो या फिर बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे आप इस आपके चैनल के माध्यम से, एक संवाददाता के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर? देखिए, अगर आप मुझसे बहुजन चिंतक के रूप में पूछें तो मैं कहूँगा कि आप कांशीराम साहब की मेहनत के बाद जो फल निकल के आया था, संघर्षों के बाद जो सामाजिक राजनीतिक ताकत बन के आई थी, उसको बचाइए। और जो भी आपको लगता है कि इस राजनीतिक मूवमेंट को कमजोर करना चाह रहा है तो उससे सवाल करिए। वो फिर चाहे उस मूवमेंट के अंदर के बैठे ही लोग क्यों ना हो। अगर वो निकम्मे हैं तो उनको क्वेश्चन करिए, अगर वो निष्क्रिय हैं तो उनसे सवाल पूछिए। और आपके पास एक ही जीवन है, आप सिर्फ ये बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, इस चक्कर में सोचते रहेंगे कि मैं इधर गुड ऑफिस बना लूँ, इससे संबंध अच्छे बना लूँ, तो आपकी तो फिर रीढ़ है नहीं। इसका मतलब आप रीढ़ पैदा करिए, वेस्ट हो जाए। हाँ रीढ़ पैदा करिए, रीढ़ मजबूत करिए। और बाबा साहब को पढ़िए, उस जमाने में बाबा साहब निडर होकर बोलते थे। बाबा साहब ने भी बताया था आपको सत्ता चाहिए, बाबा साहब पावर की बात करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कई बार मेंशन किया हुआ है कि हमको पावर चाहिए। पावर के बिना, वो कहते हैं कि सामाजिक बदलाव अपनी जगह है, संविधान के अधिकार अपनी जगह है, पर पावर से ही चीजें बदलेंगी।
और आज एग्जाम्पल है ना आपके सामने, यूपी में सरकार बनी तो बहुत चीज़ें ठीक हो गई थी। आज सरकार नहीं है तो आपकी तो हाशिए पर पड़े हुए हो, और हाशिए पे तो अभी और जाने वाले हैं आने वाले समय में। जो दलितों की पूछ बाकी पार्टियों में होती है वो इसलिए होती है कि दलित एक वोट बैंक है, वो अपनी सरकार बना सकता है। जब दलित सरकार ही नहीं बना पाएगा तो फिर उसे कौन पूछेगा? यही हाल है ना? तो यही सर मीडिया के तौर पर क्या बताएँगे? देखिए, मीडिया तो स्वतंत्र है, हर कोई चैनल स्वतंत्र है, हर किसी की अपनी विचारधारा है, और बहुजन मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे चैनल्स हैं। मीडिया का अब एक नया कंसेप्ट आया है कि मनु मीडिया वर्सेस बहुजन मीडिया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो टीवी का मीडिया है, जो दलितों की ना बात करता है, ना उनको दिखाता है, ना उनकी समस्या, ना अत्याचार, उत्पीड़न, उसके लिए खबर ही नहीं है। वो तो एजेंडा सेट करने का काम कर रहा है। उससे मुकाबला अल्टरनेट मीडिया ने किया, लेकिन अल्टरनेट मीडिया जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक पे काम करती है, उसमें भी तो वही लोग घुस रहे हैं। चैनल से उनको निकाला जाता है, वो यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो हमारे समाज के लोग जो है अपने चैनल छोड़ के उनके चैनल को देखते हैं। बहुत सारे लोग जिनको नौकरियों से निकाला गया, वो रातों रात हीरो बन गए ना, रातों रात हीरो बन गए। पर आप उनकी जरा पुरानी वीडियो उठा के देखिए कि उन्होंने एट्रोसिटी पे कितनी खबरें करी। कुछ एक करी होंगी, मैं ये नहीं कहता, पर उन्होंने जो मूल समस्याएं हैं, जाति के प्रश्न पे क्या कुठाराघात किया, उन्होंने क्या इस जाति व्यवस्था को क्वेश्चन किया? नहीं किया ना। तो वो जाति व्यवस्था के बेनिफिशियरी हैं वो। और बहुत से लोग अब अम्बेडकरवादी बन गए हैं, जिनको बहुत मजा आ रहा है। एक नया ट्रेंड है ये कि अम्बेडकरवादी बन जाइए और आपको जनता भी मिल जाएगी, सुनने वाले मिल जाएंगे, और इसमें दलित तो बहुसंख्यक है ही, बहुजन तो बहुसंख्यक है ही, भीड़ मिलेगी, नेता बनिए, जय भीम बोलिए और खत्म काम। तो हमारे साथ थे वैभव कुमार जो कि डीएनएन हिंदी से बिलोंग करते हैं और लगातार जो है वो बहुजन आंदोलन को लेकर सवाल उठाते हैं और आज हम उनसे बातचीत कर रहे थे। इन बातचीत को लेकर आपका क्या ख़्याल है? आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और डीएनएन हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुजन मीडिया है, उसे आगे बढ़ाइए और द थिंक पर बने रहें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।